जय महाकाली बच्चों, मैं हूं आपकी फेवरेट टीचर सुरभि सिंह। एक्स्ट्रा पीरियड की दुनिया में मैं आपका स्वागत करती हूं। बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पर क्या आप अपना होमवर्क करके आए हैं? आपका होमवर्क क्या था बच्चों? कि आपको लिविंग वर्ड रिवाइज करना था। साथ में जो मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको कल की क्लासेस में जो भी बताया गया था नोट्स बनाना था और साथ में उसको रिवाइज करना था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात ज़रूर मानते हैं और अपने सारे वर्क को पूरी ऑनेस्टी से कंप्लीट करके ही आते हैं। नई क्लास आप तब देखेंगे जब पुरानी क्लास आपका क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? क्या आप लोगों को कोई आइडिया है? कुछ भी याद है? थोड़ा बहुत भी? कल किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था बच्चों कि दो तरह के किंगडम होते हैं, दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, साइंटिफिक और नॉन साइंटिफिक। साइंटिफिक में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि एरिस्टोटल आए, उन्होंने क्लासिफिकेशन बताया। पर नॉन साइंटिफिक में इंसान अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार बिना किसी साइंटिफिक रीज़न के क्लासीफाई कर देते थे। 3 ग्रुप में, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग में बच्चों। फिर क्या हुआ था कि उन्होंने डिवाइड किया, जब एरिस्टोटल आए उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया साइंटिफिक में। क्या? पहला प्लांटे, दूसरा एनिमेलिया। प्लांटे और एनिमेलिया की बात करें बच्चों तो प्लांटे में क्या था? 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हर्ब, शब एंड ट्रीज। हर्ब में क्या था बच्चों कि उन्होंने बताया था जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं हर्ब होते हैं, जो भी थोड़ी सी ब्राउनिश होती है वो शब होती है, और जिसमें लार्ज एंड हार्ड ट्रंक होता है वो हमारा ट्रीज होता है बच्चों। फिर एनिमल में गए तो एनिमेलिया में उन्होंने बताया था कि 2 तरह के होते हैं, एक में आरबीसी प्रेजेंट होता है, एक में एब्सेंट होता है। जिसमें आरबीसी एब्सेंट होता है उसको अनेमा कहते हैं, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है उसको एनेमा कहते हैं। और 2 किंगडम में कैरोलस लीनियस ने दिया था ये, और लीनियस जी ने क्या बताया था बच्चों? आपको याद होगा कि उन्होंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सेल को बताया था, सेल वॉल को। तो फिर जो चीज़ों में, जो ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल थी उनको उन्होंने प्लांटे में रख दिया, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट थी उनको उन्होंने एनिमेलिया में रख दिया। फिर बच्चों 3 किंगडम की तरफ बढ़े थे। 3 किंगडम किसने दिया था? आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको याद करवाया था अल्लाह के वास्ते कर। तो आपको अल्लाह, ए से एरिस्टोटल, एल से लीनियस, एच से हेकल। 3 किंगडम किसने दिया था बच्चों? हेकल ने दिया था। तो हेकल ने क्या बताया था कि उन्होंने एनिमल के कुछ ग्रुप लिए थे, कुछ चीज़ें उन्होंने प्लांटे से उठाई थी और नया ग्रुप बना दिया था प्रोटिस्टा। फिर उसके बाद बच्चों क्या हुआ था आपको याद है? 4 किंगडम हमारे कोपलैंड अंकल ने दिया था। कोपलैंड ने क्या बताया था? उन्होंने कुछ चीज़ें प्लांटे से ली, कुछ एनिमेलिया से ली, कुछ प्रोटिस्टा से लेकर के एक नया ग्रुप मोनेरा बताया था बच्चों। फिर क्या हुआ था? आपने एक चीज़ें इस दौरान में, इस जर्नी में नोटिस की होगी कि फंजाई को कोई एक पार्टिकुलर ग्रुप नहीं मिल रहा था। जब वो 2 किंगडम में था तो वो प्लांटे में था, 3 किंगडम में आया तो प्रोटिस्टा में हुआ, 4 किंगडम में वापस से प्लांटे में बेचारे को जाना पड़ा। तो दिक्कत आ रही थी फंजाई के साथ। तो एक नया ग्रुप आर.एच. विटेकर 1969 में आए और उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया जिसको फंजाई कहते हैं। तो इस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया पढ़ना था। ओके, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? RCPMT, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, RCPMT, R से रिप्रोडक्शन, C से आपको सेल वॉल का स्ट्रक्चर, और साथ में P से आपको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, M से आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और T से आपको थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना था बच्चों। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपनी पढ़ाई की थी। 6 किंगडम में आपको बताया था कि 3 डोमेन ऑफ लाइफ बोला जाता है उसको, जिसमें 3 डोमेन में क्या था बच्चों कि उसको आर्के बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया गया था, एक यू बैक्टीरिया में जिसको हम लोग प्रोकैरिया भी कहते हैं, और एक लास्ट किंगडम था जो यूकैरिया था, जिसमें हमारे एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, ये सब ग्रुपों को एक साथ रख दिया गया था। तो बस यही इतनी बात हुई थी हमारी, और हमारा चैप्टर की आधा पार्ट ख़त्म हुआ था, इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ था। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों आगे की चीज़ें जो हमें पढ़नी बची हैं। आपको ज़्यादा नहीं परेशान होना है, शायद ये चैप्टर में 2 या 3 वीडियो लग जाए। पहला वीडियो आप देख ही चुके हैं, दूसरा आज देखेंगे, और शायद तीसरा वीडियो भी लग जाएगा। तो तीनों वीडियो को आपको प्रॉपर देखना है, समझना है,
जो भी दिक्कत आती है हमसे बताना है। तो शुरू कर रहे हैं बच्चों, लेट्स स्टार्ट। हाँ बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में। सबसे पहले फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में कौन से टॉपिक कैसे दिए गए हैं ऑर्डर में, आप ज़रा अपनी एनसीईआरटी उठाइए और देखिए। एनसीईआरटी में बच्चों उसके बाद आपको मोनेरा के बारे में पढ़ना होगा, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना होगा। ऑर्गेनिजम्स को दो तरह से डिवाइड करेंगे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ये सब मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट बच्चों जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोट जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। और फिर मोनेरा के बारे में बताएंगे, धीरे धीरे प्रोटिस्टा के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले मोनेरा के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, थोड़ा बहुत बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं, फिर फंजाई वगैरह पे बढ़ते हैं। तो मोनेरा में क्या था बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिए। मोनेरा के लिए मैंने कल आपको एक बात कही थी, एक टेबल बनवाई थी जिसमें आपने देखा होगा कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह के ग्रुप्स को हम लोगों ने रख दिया था, जिसमें क्लैमिडोमोनास भी रखा था हम लोगों ने, जिसमें आर्के बैक्टीरिया भी रख दिया था, मतलब बैक्टीरिया वाला ग्रुप था। तो और एक चीज़ और आपने ध्यान दी थी कि बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है। तो सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करिए कि मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। मोनेरा में क्या था, ये यूनिसेलुलर था बच्चों, समझ रहे हैं। फिर क्या हम लोगों ने बोला था कि जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा में पाए जाते हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ये लाइन एनसीईआरटी में भी दी गई है, आप जब अपनी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन ज़रूर देखने को मिलेगी। सो बच्चों, मैं यहाँ पे आपके लिए कलर चेंज करती हूँ और आप ध्यान से देखिए। क्या बात कर रहे थे हम लोग, बैक्टीरिया आर द, मतलब बैक्टीरिया एक तरह से सोल मेंबर है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये बच्चों। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ओके, सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैं साइड हट जाती हूँ, आप देख लीजिए। फिर आपने एक चीज़ देखी होगी कि बैक्टीरिया जो है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म है। मतलब एनसीईआरटी में एक लाइन ये भी दी गई है कि जैसे कि आप कोई भी चीज़, आपको क्या लगता है कि आपको जो चीज़ें दिख नहीं रही हैं वो यूनिसेलुलर है, मतलब वो बहुत छोटा है, वो आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, बिना लेंस के, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई देगा आपको। लेकिन बैक्टीरिया तो हमारे आस पास इर्द गिर्द हर जगह हैं बच्चों। बैक्टीरिया हमारे शायद जो चीज़ें बुक उठा रहे हैं उस पर भी हो, क्या पता ऐसे इन्वायरमेंट बहुत सारे बैक्टीरिया फैले हुए हो, हम कुछ खा रहे हैं उसमें बैक्टीरिया हो। तो बैक्टीरिया बहुत एबिडेंट होता है। अगर आप ऐसी मिट्टी उठा लें अपने हाथ में, उसमें कम से कम 1000 एंड थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया आपको मिलेंगे। सो ये लाइन आपको याद रखनी है बच्चों कि बैक्टीरिया, पहली चीज़ कि वो सोल मेंबर होता है किंगडम मोनेरा का, और दूसरी चीज़ कि बैक्टीरिया आर मोस्ट एबिडेंट ऑर्गेनिजम्स। मेरे साथ साथ बोलते रहिए ताकि आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े, क्लास में ही आपको याद हो जाए और क्लास के बाद आपको केवल रिवीजन करना रहे और क्वेश्चंस ट्राई करने हो। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म बच्चों, ये बहुत ज़्यादा होता है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों कि मोनेरा जो है यूनिसेलुलर है, इसमें बैक्टीरिया जो होता है इसका सोल मेंबर होता है किंगडम मोनेरा का, और बैक्टीरिया जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स है बच्चों। और अगर हम लोग बैक्टीरिया के शेप्स की बात करें तो क्या आप बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में जानते हैं? आपको लगता होगा बैक्टीरिया ऐसे ही होते हैं, ऐसे इधर उधर फैले होते हैं, पर हाँ उनका एक पार्टिकुलर शेप तो, साइज़ तो होगा ही ना बच्चों। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी चीज़ का कोई शेप नहीं होता। हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट करती है सबका कुछ ना कुछ शेप एंड साइज़ होता ही है बच्चों। तो बैक्टीरिया के शेप की अगर बात की जाए तो देखते हैं बैक्टीरिया कितने कितने शेप्स में और कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो बच्चों
हम लोग पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना है कोकस। पहला शेप बच्चों कोकस, दूसरा शेप बैसिलस, दूसरा शेप बच्चों बैसिलस, ओके। तीसरा शेप आपको वाइब्रम और स्पाइरलम पढ़ना है, चौथा वाइब्रम, तीसरा और चौथा बच्चों स्पाइरलम। और बच्चों ये बैक्टीरिया के जो शेप्स हैं उनका फिगर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, आप अपने एनसीईआरटी खोलिए। पेज नंबर 18 बच्चों, पेज नंबर 18। कॉकस जो होता है वो स्फेरिकल होता है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। कॉकस क्या होता है, ये स्फेरिकल होता है। कॉकस क्या होता है बच्चों, स्फेरिकल होता है। और फिर बैसिलस रॉड शेप्ड होता है। बैसिलस आपका रॉड शेप्ड होता है बच्चों, बैसिलस आपका रॉड शेप्ड होता है। फिर उसके बाद वाइब्रम आप लोगों का बच्चों कॉमा शेप्ड होता है। कॉमा तो आप पहचानते ही होंगे, ऐसे होती है। आप जब ग्रामर लिखते हैं तो कॉमा ऐसे लगाते होंगे ना। बहुत गंदा कॉमा बनाया था मैंने, ये देखिए कॉमा ऐसे होता है ना, तो जो वाइब्रम है वो कॉमा शेप्ड होती है। आपको याद ज़रूर रखना है बच्चों, आपको ये चीज़ें मिक्स नहीं करनी है कि आपको बैसिलस पूछा क्या है और शेप आप स्फेरिकल बता दें, ऐसा नहीं है। शेप आपको प्रॉपर करेक्टली याद रखनी है, अदरवाइज आप गलती कर देंगे एग्ज़ाम में बच्चों। समझ में आ रहा है ना भैया? सुनिए, कॉकस स्फेरिकल, बैसिलस रॉड शेप, वाइब्रम कॉमा शेप और स्पाइरलम। कितना आसान है, स्पाइरल वर्ड से ही याद हो गया कि ये आपका स्पाइरल शेप्ड होता है। आप जरा फिगर देख लें, पेज नंबर कितना बताया था मैंने, 18, पेज नंबर 18 कि स्पाइरलम कैसा होता है। सारे बैक्टीरिया के शेप आप आराम से देख लीजिए। कुछ टाइम बाद बच्चों जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि अगर सपोज़ हमारे 2 या 3 चैप्टर ख़त्म हुए तो उस 3 चैप्टर के टॉप 100 क्वेश्चंस मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगी। उस दिन केवल हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा बच्चों। तो टॉप 100 क्वेश्चंस हर चैप्टर के करवाएंगे और साथ में आपको एक काम और करना है कि मैं आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगी। एक दिन हमारा हफ्ते में ऐसा होगा जिसमें केवल आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, साथ में साइंटिस्ट के नेम के बेस्ड क्वेश्चन होंगे। उसमें वो बेसिक चीज़ें होंगी जिनको आप इग्नोर करते हैं और जिनका काम अक्सर एग्ज़ाम में लग जाता है। तो टॉप 100 क्वेश्चंस करवाएंगे ही, पर साथ में कुछ क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपके साइंटिस्ट के नेम और साथ में आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चन, आपकी मार्किंग स्कीम वाले क्वेश्चंस, सब कुछ हम आपको करवाएंगे बच्चों। तो आपको पेशेंस रखना है और अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना है। आपको ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है कि चैप्टर तो ख़त्म हो गया, कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो जिम्मेदारी करवाने की बच्चों हमारी है, आपकी जिम्मेदारी केवल पढ़ने की है। जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों उसको प्यार से सुनिए और समझिए। बाकी जो आगे की चीज़ें हैं उसको आपको टेंशन नहीं लेना है, आप निश्चिंत रहिए, जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको ईज़िली करवाएंगे। तो आपका स्पाइरलम हो गया बच्चों। तो पेज नंबर 18 को आप याद रखिएगा। अब अगर बात करें बच्चों हम लोग बैक्टीरिया के बारे में, अभी क्या बोला हमने कि मोनेरा में जो यूनिसेलुलर होता है उसमें बैक्टीरिया सोल मेंबर्स होते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों। शेप की बात की जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा शेप देखा कि कौन कौन से शेप होते हैं। कॉकस होते हैं, बैसिलस होते हैं, वाइब्रम होते हैं और स्पाइरलम होते हैं। अब हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ होते हैं और एक हेटरोट्रॉफ होते हैं। बच्चा ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, हेटरोट्रॉफ जो डिपेंड करते हैं। ओके, लेकिन बैक्टीरिया में मेजॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी कौन है? हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी वर्ड याद रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर, क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको याद रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक। माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी है। और जो ऑटोट्रॉफिक हैं वो केवल सम है, कुछ हैं।
ओके, गेटिंग। तो बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये लाइन बस आप याद रखिए। अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं बच्चों, तो एक बात आपको याद रखनी है, जैसे यहाँ पे हमने आपको बोला कि ये दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक होते हैं और साथ में बच्चों एक हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। फिर आपको क्या बोला मैंने कि कौन से मेजॉरिटी होते हैं, कौन से माइनॉरिटी होते हैं बच्चों। ये जो होते हैं केवल सम होते हैं, केवल कुछ बैक्टीरिया जो हैं आपके ऑटोट्रॉफिक होंगे, पर जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हैं, ये वर्ड आपको याद रखना है बच्चों कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हमारे हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। आई होप आप अपने एनसीईआरटी साथ लेके बैठे ही होंगे। हाँ, कितना मैं आपको बता रही हूँ। एक सेकंड बच्चों, ज़रा टाइम दीजिए, पानी पी लेते हैं हम थोड़ी देर, तब तक आप इसको नोट करिए। और हाँ बच्चों, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। फोटो लाइट से डिपेंड करता है, कीमो केमिकल से डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें आगे चैप्टर में हम आपको एक्सप्लेनेशन में बताएंगे, अभी केवल आप उसका हेडिंग वाइज याद रखिए। क्या बोला था हमने, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। सॉरी, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। बच्चों लापरवाही नहीं करिएगा, आराम से रिलैक्स होके पढ़ाई करिए। ऑटोट्रॉफिक मैंने आपको बता दिया बच्चों, क्या समझ में आपको। एक चीज़ याद रखनी है कि ऑटोट्रॉफिक केवल कुछ बैक्टीरिया होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक हमारे मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया होते हैं। और आपको इसमें क्या याद रखना है कि आपको हेटेरोट्रॉफिक के बारे में बता रहे हैं कि एज अ ग्रुप मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है। एक बात याद रखिएगा कि ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट इंटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट इंटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया शो करता है। अब आपको बैक्टीरिया में भी कई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी बच्चों। मतलब मैंने आपको कल ही बताया था कि आर्की बैक्टीरिया भी मिलेगा, यू बैक्टीरिया भी मिलेगा। आर्की बैक्टीरिया बच्चे जो प्राचीन होते हैं, जो बहुत खास हैबिटेट में रह ले जाते हैं, उनके बारे में बताया था। और यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। तो मैं आपको आर्की बैक्टीरिया की अगर बात करूं तो आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में रहते हैं। मैं आपको बता दूं, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। आर्की बैक्टीरिया की कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना है कि ये हार्श हैबिटेट में रहते हैं। हार्श हैबिटेट, हार्श हैबिटेट का मतलब क्या है बच्चों, कि हर वातावरण में ये एडजस्ट कर ले जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो, एकदम माइनस वाला टेम्परेचर हो, तो भी वो उसमें रह ले जाते हैं आराम से। और अगर बहुत गर्मी है, मतलब एकदम से तपन हो रही है, जितनी गर्मी शायद हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं, उस टेम्परेचर में भी, चाहे टेम्परेचर हाई हो चाहे लो हो, हर टेम्परेचर में ये एडजस्ट कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसमें आप पढ़ेंगे हैलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, और इसमें मैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे। हैलोफिल्स मतलब ये साल्टी एरिया में भी रह लेते हैं बच्चों, साल्टी एरिया में भी रह लेंगे, साल्टी एरियाज में भी पाए जाएंगे हैलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मो मतलब हीट, थर्मो वर्ड किससे रिलेटेड होता है, थर्मोएसिडोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स मतलब हॉट स्प्रिंग, मतलब गर्म एरिया में भी ये रह लेंगे। बच्चों समझ में आ रहा है ना आपको? आप आराम से सुनिए, ज़्यादा ना
इसके लिए परेशान होइए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कौन सा बचा है। धीरे धीरे सब टॉपिक होगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। एनसीईआरटी की हर एक टॉपिक्स, हर एक सब टॉपिक्स, सबके बारे में आपको बताया जाएगा। और हमने आपसे एक चीज़ और कही थी कि मेथनोजेंस के बारे में। मेथनोजेंस हम लोग बच्चों किसे कहते हैं? मेथनोजेंस बच्चा, मेथनोजेन मीथेन, जो ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन रिलीज़ करते हैं। मतलब मेथनोजेंस रूमिनेंट ऑफ गट में पाया जाएगा। जैसे काऊ का जो गोबर होता है, गोबर में मतलब वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे मीथेन गैस उसमें से निकलती है, तो वो आप सॉरी देख नहीं पाएंगे, बट हाँ ये बैक्टीरिया क्या है कि ये इनको मेथनोजेंस कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करते हैं काऊ के डंग में, मतलब रूमिनेंट ऑफ गट में। ओके, तो एक चीज़ बच्चों मैंने आपको बताई थी कि ये मेथनोजेंस होते हैं, मतलब बच्चों ये रूमिनेंट ऑफ गट में पाए जाएंगे, रूमिनेंट ऑफ गट में, या काऊ डंग में बोल सकते हैं, गाय के गोबर में पाए जाएंगे। और ये बच्चों कहाँ होंगे मेथनोजेंस? ये मार्श एरियाज में होंगे। मेथनोजेंस फाउंड इन द मार्शी एरियाज। मेथनोजेंस फाउंड इन द बच्चों मार्शी एरियाज। मैं साइड हट जा रही हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया? मीथेन गैस रिलीज करेंगे जो कि काऊ डंग से होगा, बायोगैस जिसे बोलते हैं। मीथेन गैस मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये काऊ डंग में होगा, जिसको हम बायोगैस भी कह देते हैं, जिसमें से निकलती है मीथेन, बायोगैस भी कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना बच्चों? समझ में आया आर के बैक्टीरिया के बारे में? ओके, तो इससे पहले हम आपको बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में बताएं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में बताएं, और आगे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो अभी केवल आपको एक बेसिक आइडिया हमने दे दिया है। अब हम आपको जो चैप्टर के कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, पहले डिफ़िकल्ट चीज़ों को ख़त्म करते हैं, फिर ये सब तो बहुत आसान है, इन पे बढ़ेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट वीडियो में जो आसान चीज़ें हैं उसमें आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, उस पर बढ़ेंगे। पर अभी बच्चों हम लोग जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जिसको समझना भी ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है, माइकोप्लाज्म वगैरह के बारे में, क्राइसोफाइट्स, बहुत कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। चलते हैं, पहले फंजाई की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड बच्चों, एनसीईआरटी में, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फंजाई फंजाई फंजाई, आपका फंजाई कहाँ गया? आप नोट्स बनाते रहिएगा बच्चों। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक फंजाई की तरफ। आप ये ना सोचिएगा कि हमने जितना पढ़ाया है वो आपका कुछ वेस्ट हुआ है, या उसमें अभी कुछ चीज़ें बची रह गई हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक पढ़िए, वहाँ तक नोट्स बनाइए, फिर उसको आगे कैसे कंटिन्यू करना है, उसको कब पढ़ाना है, ये मैं आपको बताऊँगी और मैं आराम से पढ़ाऊँगी। पर जो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट उनको जानना ज़रूरी है, तो उनको मैं आराम से आज ही आपके लिए ख़त्म कर दे रही हूँ। फंजाई की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। फंजाई का नाम तो आपने सुना ही होगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक ग्रुप आया था जिसको आर.एच. विटेकर जी ने लास्ट ग्रुप बताया था फंजाई के लिए। तो फंजाई के बारे में हम लोग बच्चों क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले चीज़ की हैबिटेट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बच्चों हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्या है उसका फंजाई का, फिर न्यूट्रिशन कैसा है, क्या वो आहार लेता है, कैसा भोजन करता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है बच्चों, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप एक ये बात याद रख लीजिएगा कि ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब
बैक्टीरिया में आपने पढ़ा था कि मेजॉरिटी आर हेटरोट्रॉफिक और जो कुछ होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं सब, बट फंजाई में सब हेटरोट्रॉफिक ही मैक्सिमम होते हैं। तो आपको अपने दिमाग में हेटरोट्रॉफिक याद रखना है फंजाई के लिए, क्लियर कट। सो पहली चीज़ की ये पहला पॉइंट हेटरोट्रॉफिक होते हैं। दूसरी चीज़ बच्चों आपको जो याद रखनी है कि ये फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह पाए जाएंगे, हर जगह। फंजाई मतलब कहीं भी, हर जगह आप इनको पाएंगे। फिर इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि रॉट ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज का रॉट होना, और फिर मशरूम भी फंजाई होते हैं। जैसे कि आप इसमें आगे पफ बॉल, क्रिकेट, फंजाई सब दुनिया भर की चीज़ें पढ़ेंगे, मैं आपको धीरे धीरे इसको आगे पढ़ाऊँगी, पर अभी आपको केवल एक डायग्राम, एक हिंट दे रही हूँ जिससे आपके लिए आसान हो जाए, आप जान जाए कि आपको पढ़ना क्या है बच्चों। तो हेटरोट्रॉफिक होता है फंजाई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की हर जगह पाया जाता है, मैक्सिमम जगहों पे, जितनी भी गर्म जगह हैं ना वहाँ पे आपको फंजाई ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। मतलब ह्यूमिड चीज़ इनको चाहिए, गर्म, मतलब गर्म भी हो, मतलब थोड़ा सा जहाँ मॉइस्चर हो थोड़ा सा उनको मिल जाए, ह्यूमिड जगहों पे, गर्म जगहों पे ये पाए जाएंगे। तो उससे एक बात ज़रूर क्लियर होती है बच्चों कि ये रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में नहीं पाए जाएंगे, ठंडी जगहों पे नहीं पाए जाएंगे। जहाँ भी मौसम ठंडा है, आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे बच्चों कि अगर आप खाना फ्रिज में रख देते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा देर तक चलता है, या कोई भी चीज़ जो आप फ्रिज में रखते हैं उसमें फंगस आसानी से नहीं लगता है। मतलब फ्रिज का काम क्या होता है, वो टेम्परेचर ठंडा रखता है तो फंगस वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाता है। तो फंगस कहाँ ग्रो करेगा, जब आप एक चीज़ और देखे होंगे बच्चों, जब अपने डे टू डे लाइफ में, कि गर्मियों में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। मतलब अगर सुबह 10 बजे बना है तो शाम को 4 बजे तक मैक्सिमम ख़राब हो ही जाता है दाल वगैरह। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। पर वही खाना ठंडी में शायद दाल आपकी 6 बजे ख़राब हो, 8 बजे ख़राब हो रात के, तो वो एक्स्ट्रा चल जाती है। मतलब फंगस जो है वो गर्म जगहों पे, मॉइस्चर जहाँ होगा, ह्यूमिड जगहों पे पाया जाएगा। मतलब ये कहीं भी उग सकता है, हर जगह, बट कंडीशन ये है कि वो गर्म होनी चाहिए जगह में। एक चीज़ आप और देखेंगे, पक्सीनिया में आप रस्ट फंगस के बारे में पढ़ेंगे, ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट क्या है बच्चों, फंगाई में आप देखेंगे बच्चों, फंजाई में कि मैक्सिमम मल्टीसेलुलर रहते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल है, ईस्ट जो है हमारा यूनिसेलुलर होता है बच्चों। तो ईस्ट की मदद से क्या होता है वो आप देखिए, ब्रूइंग कहते हैं। ब्रूइंग और बेकरी नाम आपने सुना होगा बच्चों। ब्रूइंग क्या होता है, जब अल्कोहल उसकी मदद से हम लोग बनाते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग अल्कोहल, ब्रूइंग की मदद से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं बच्चों, तो वो ब्रूइंग कहलाता है। बेकरी में क्या कहते हैं बच्चों कि हम लोग बेकरी की मदद से ब्रेड बनाते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे शायद हाथ लग गया तो थोड़ा गंदा हो गया है, मैं एरिया क्लीन करती हूँ। यस जी, तो ब्रूइंग क्या होता है, उसमें अल्कोहल बनता है। बेकरी में बच्चों हम लोग ब्रेड वगैरह बनाते हैं। और साथ में आप एक चीज़ और पढ़ेंगे बच्चों, टोडस्टोल के बारे में। ये क्या है, ये पॉइजनस होता है, टोडस्टोल, ये भी एक फंजाई है। पर ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये बच्चों पॉइजनस होता है, मतलब अगर इसको कोई खा लेगा तो मर सकता है, जहरीला पदार्थ है, ये जहरीली फंजाई है। समझ में आ गया, मैं साइड हट रही हूँ, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि अभी हम लोगों ने फंजाई की कुछ चीज़ें देखी थी, अब हम शुरुआत करते हैं हैबिटेट से कि ये पाया कहाँ जाता है, कहाँ रहता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि वार्म मतलब गर्म जगहों पे पाया जाता है, ये ह्यूमिड जगहों पे पाया जाता है, एंड नॉट फाउंड इन द रेफ्रिजरेटर, मतलब ये रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में नहीं पाया जा सकता, ठंडी जगहों पे नहीं पाया जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, थ्रेड लाइक। ये देखिए, ये आपको थ्रेड दिख रहे हैं, ऐसे थ्रेड जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ये ऐसा थ्रेड होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा ऐसा। ये जो थ्रेड आप देख रहे हैं ये आपका ऐसा का दिखता है, फिलामेंटस होता है, थ्रेड लाइक होता है और इलोंगेटेड ट्यूब जैसा दिखता है हमारा फंजाई। जैसे कि आप ये पेन देख रहे हैं, ये एक हमारा ट्यूब जैसा है, फिलामेंटस जैसा है और थ्रेड जैसा है। तो जैसे कि आपका थ्रेड आप धागा देखते होंगे वैसा हमारा फंजाई होता है बच्चों।
तो फिलामेंटस थ्रेड लाइक इलॉन्गेटेड एंड ट्यूब। और ये जो एक सिंगल धागा होता है, धागानुमा स्ट्रक्चर, धागा जो एक सिंगल धागा है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हाइफे। प्लीज़ रिपीट इट विथ मी, क्या कहते हैं उसको? हाइफे। तो ये जो सिंगल थ्रेड है ना बच्चों, ये थ्रेड जो मैंने बनाया है ये हाइफे है। पर अगर एक हाइफे है, दूसरा हाइफे है और बहुत सारे हाइफे आप कनेक्ट कर दीजिए तो जो नेटवर्क बन जाता है, एक जाल जैसा बन जाता है, बहुत सारे हाइफों को मिला करके एक नेटवर्क जैसा बन जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों माइसीलियम। उसको क्या कहेंगे? माइसीलियम। जब हाइफे को मिला करके जो एक सिंगल धागा होता है उसको बच्चों हम लोग हाइफे कहेंगे, और जब बहुत सारे धागे मिल जाते हैं उसको हम लोग बच्चों माइसीलियम कहेंगे। आर यू क्लियर विद दिस? और एक चीज़ और आपको देखनी है कि बच्चों ये और भी जैसा होता है, जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा बच्चों, जिसमें आपने देखा होगा कि ये सेप्टेट, ए सेप्टेट, इसकी बात हम लोग करते हैं। ये आपको बहुत सारी ये जो डॉट डॉट है, ये पता है बच्चों क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये जो न्यूक्लियस है, जब इसमें कई सारे न्यूक्लियस ऐसे एक साथ दिख रहे हैं तो ये हम लोगों का कहलाता है मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी मतलब मेनी, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस। जब कई सारे न्यूक्लियस आपको देखने को मिले तो वो कंडीशन आपकी मल्टी न्यूक्लिएट है, और ये सिनोसिटिक हाइफे इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये ए सेप्टेट है, ये सेप्टेट है। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो ए सेप्टेट क्यों है और ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बच्चों ये सेप्टेट क्यों है। ज़रा इस स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, कुछ अंतर आपको ज़रूर दिख रहा होगा बच्चों, कुछ तो देखने को मिल ही रहा होगा। ज़रा गौर से देखिए इस स्ट्रक्चर को। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि न्यूक्लियस ऐसे ही स्कैटर्ड है, मतलब मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन कैसे देखने को मिली? एक न्यूक्लियस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस रखे हुए हैं बच्चों, पर वो आराम से फ्री है, आजाद है। बीच में कोई सेप्टा मतलब कोई डिवीज़न, कोई बाउंड्री, कोई लाइन कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो जब आपको कोई बाउंड्री देखने के लिए नहीं मिल रही है बच्चों बिना किसी सेप्टे के, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट आपको कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। और ये जो इसका हाइफे है वो ए सेप्टेट है, मतलब ए मतलब किसी भी चीज़ में जब ए लग जाए, जैसे कल मैंने आपको बताया था अनेमा मतलब अपसेंट, ए मतलब अपसेंट, तो यहाँ पे आपको सेप्टेट नहीं मिला तो ये कंडीशन हो गई बच्चों ए सेप्टेट, इसको कोनोसिटिक भी कहेंगे। और ये क्या कंडीशन है बच्चों? सेप्टेट। क्यों? क्योंकि आपको बीच में ये नोटिस कर रहे होंगे, ये देखिए बाउंड्री आपको देखने के लिए मिल रही है। ये जो बाउंड्री है यही हमारा सेप्टा कहलाता है, यही हमारे सेप्टेट कहलाते हैं। इसी वजह से बच्चों ये सेप्टेट कंडीशन है, सेप्टेट हाइफे है और ये ए सेप्टेट हाइफे है। आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा आई होप। और फंजाई एक मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, एक्सेप्शन ईस्ट है बच्चों। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फंजाई मल्टी सेलुलर है, मतलब वो मल्टी सेलुलर फंजाई है। मोनेरा क्या था बच्चों? यूनिसेलुलर था। लेकिन फंजाई क्या है बच्चों? फंजाई क्या है भैया? फंजाई हमारा मल्टी सेलुलर है। तो फंजाई मल्टी सेलुलर है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है जो कि ईस्ट है। आपको याद रखना है, मेरे साथ बोलिए, जस्ट क्लोज योर आइज एंड रिपीट इट विथ मी। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर, एक्सेप्शन ईस्ट है, ये यूनिसेलुलर है। फंजाई मल्टी सेलुलर है पर ईस्ट हमारा यूनिसेलुलर है। तो ये जो मल्टी सेलुलर है ये बहुत सारे एक थ्रेड को हम लोग हाइफे कहते थे। तो ये जो मल्टी सेलुलर है ये मिलके हाइफे बनाएगा, और जो हाइफे वो मिल करके माइसीलियम बनाएगा। अभी मैंने आपको बताया है ये क्या है हमारा बच्चों? ये हमारा माइसीलियम है। और यही माइसीलियम जो है, माइसीलियम आगे चल के थोड़ा सा और एडवांस्ड होता है। कैसे? ये हमारा माइसीलियम है, मतलब ये हमारा एरियल माइसीलियम, मतलब उभरा हुआ ऊपर की तरफ आप इसको देख रहे होंगे, ऊपर की तरफ दिख रहा है ना कि एरियल हवा में है, ऊपर एरियली ग्रो किया गया है। तो ये जो एरियल माइसीलियम है इसको हम लोग यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं। ऊपर ये आप दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर, इसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे। अब आगे आप पढ़ेंगे इसमें बच्चों कि अभी हमने पढ़ा कि हैबिटेट क्या था फंजाई का, कि वो ह्यूमिड जगहों पे रहता था, गर्म जगहों पे रहता था, और क्या क्या उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों न्यूट्रिशन के बारे में। उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया था कैसे वो बनता है। एक मल्टी सेलुलर होता है, मिल करके वो हाइफे बनाता है और बहुत सारे हाइफे मिलके माइसीलियम बनाते हैं। ये सब हम लोगों ने, जिसमें कोनोसिटिक कंडीशन भी पढ़ी थी, ए सेप्टेट मतलब सेप्टा नहीं था, और सेप्टेट पढ़ा था जिसमें बीच में बाउंड्री यानी सेप्टा था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उसका न्यूट्रिशन कैसा है, वो खाना कैसे खाता है।
मतलब समझ ही रहे होंगे कैसे वो अपना भोजन लेता है। पहली चीज़ की बच्चों सैप्रोफिटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है, सिम्बायोटिक भी होता है। ये तीनों नाम आपको अपने दिमाग में सेट करने हैं, सेव कर लेने हैं कि ये सैप्रोफिटिक होता है। और इसका मोस्ट कॉमन क्या है कि ये सैप्रोफिटिक होगा। मोस्ट कॉमन मतलब सैप्रोफिटिक फंजाई मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा सैप्रोफाइटिक कंडीशन ही इनकी आपको देखने को मिलेगी बच्चों। तो सैप्रोफिटिक जो है मोस्ट कॉमन है। ये क्या करता है, सैप्रोफाइटिक का काम क्या होता है? जब कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं जब आपको डाइजेशन चैप्टर पढ़ाऊँगी बच्चों, तो डाइजेशन में आपको एक चीज़ बताऊंगी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है हमारे, जैसे पॉलीसैकेराइड खा रहे हैं, स्टार्च है, जो भी है हम लोग स्टार्च ले रहे हैं, तो उसको पॉलीसैकेराइड है, उसको हम लोग का काम क्या होता है डाइजेशन का, मोस्टली काम क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को हम लोग को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं सिंपल फॉर्म में एंड एब्जॉर्बल फॉर्म में, ताकि वो हमारे ब्लड में, हमारे टिश्यू में आराम से एब्जॉर्ब हो जाए बच्चों। तो जैसे हमारे बॉडी में आप पढ़ेंगे आगे चलकर डाइजेशन चैप्टर में कि हम लोग कॉम्प्लेक्स चीज़ें खाते हैं और वो छोटे छोटे चीज़ों में टूट करके एब्जॉर्बल फॉर्म में वो ब्रेक हो जाती है। वैसे ही बच्चों सैप्रोफिटिक में भी यही बात आती है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं और मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज़ों को, ऑर्गेनिक पदार्थों को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पदार्थों को ब्रेक करके ये सिंपल ऑर्गेनिक पदार्थ में ब्रेक कर देते हैं। और दूसरी चीज़ की, पहला था सैप्रोफिटिक कंडीशन, दूसरा क्या है बच्चों, पैरासिटिक कंडीशन। पैरासिटिक क्या होता है कि मेनी फंगाई इज पैरासिटिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे फंगाई होंगे आपको, ये पैरासिटिक होते हैं, मतलब प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, पर ये खतरा प्लांट्स में ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है ये मैं आपको आगे की क्लास में या शायद आज ही बताऊंगी कि प्लांट्स में कैसे ज़्यादा है। प्लांट्स से कुछ एग्जांपल जो फंगाई के हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आप एनिमल्स की बात देखें तो जैसे कि आपके यहाँ कोई गाय है या कोई जानवर है, या आप ही की स्किन पे कभी कुछ फंगस जैसा, रिंगवर्म जैसा कुछ भी हो जाता है ना, या टोस के पास में, तो वो जो है फंगस है। मतलब फंगाई के 3 रूप होते हैं। पहली चीज़ सैप्रोफाइटिक, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज़ों को ब्रेक करके सिंपल ऑर्गेनिक फॉर्म में बना देते हैं। फिर हमने आपको बात की पैरासिटिक की, ये स्किन के सरफेस पे बच्चों भी ग्रो कर सकता है एनिमल्स और प्लांट के, बट कंपैरिजन किया जाए तो प्लांट्स पे वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ये पैरासिटिक होते हैं। मेनी फंजाई इज पैरासिटिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स बच्चों। अब बात करेंगे सिम्बायोटिक की। सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक में आप पढ़ेंगे लाइकन का केस, जो कि आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। लाइकन में आप पढ़ेंगे बच्चों एक अलगल का केस पढ़ेंगे, जिसमें आप अलगल जो होता है फोटोसिंथेटिक में हेल्प करता है। फिर क्या होता है, फंजाई का क्या काम होता है, ये मिनरल एब्जॉर्व करता है। एल्गल है, एल्गल और फंगाई की कंडीशन लाइकन का आप पढ़े होंगे बच्चों। ये आगे भी आपको मैं इकोनॉमी वगैरह में ये चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, कि अभी आपको बस इतना याद रखना है कि फंजाई के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक कंडीशन होती है। इसमें आप लाइकन का केस पढ़ेंगे जिसमें एल्गल और फंजाई रिलेशन देखेंगे। एल्गल फोटोसिंथेटिक में हेल्प करता है, फंजाई क्या है, वो मिनरल एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है। और फिर आप एक केस देखेंगे जिसमें माइकोराइजा के बारे में पढ़ेंगे। इसका ये फंगल एसोसिएशन होता है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। रूट्स, हायर प्लांट्स के रूट के साथ इसका एक फंगल एसोसिएशन होता है। इसको बच्चों जब हम लोग इकोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ पे आपको बस इतना ही जानना है। मैं साइड हट रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट प्लीज़ ले लीजिए, या वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की तरफ, कि रिप्रोडक्शन फंजाई कैसे करता है। फंजाई रिप्रोडक्शन करेगा तीनों तरह से, सेक्सुअल भी, एसेक्सुअल भी और साथ में वेजिटेटिव भी। पहले आप वेजिटेटिव की बात करेंगे। वेजिटेटिव में कौन कौन सा रिप्रोडक्शन आता है? फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, ये मैंने आपको पढ़ाऊंगी आगे चल के अच्छे से। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंट, टूटता है पार्ट में, उसका फ्रेगमेंट्स में बनता है, वहाँ फ्रेगमेंटेशन होता है। फिशन में क्या होता है? फिशन में भी वैसे ही चीज़ें होती हैं। बडिंग में एक बड जैसा निकलता है और वो ब्रेक होकर के, हाइड्रा वगैरह का केस आप पढ़ेंगे कि एक ऐसा बड जैसा होता है। सॉरी मैं ड्रॉ करती हूँ। हाँ, आप पढ़ेंगे बच्चों कि एक ऐसे बड होता है, उसमें एक ऐसे नया बंड बन जाता है, फिर ये बड टूट के गिर जाता है और यहाँ पे एक नया वो बन जाता है। तो बडिंग वगैरह केस मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो बच्चों रिप्रोडक्शन में आप पहला था वेजिटेटिव। वेजिटेटिव के अंदर में आपको फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग सब पढ़ने के लिए मिलेगा।
फिर क्या बात आई थी बच्चों, ए सेक्सुअल में क्या था, ये प्रॉपर डिवीज़न होता है टू फॉर्म स्पोर। स्पोर बनाने के लिए डिवीज़न होता है, अच्छी तरह से प्रॉपर स्पोर का डिवीज़न होता है, प्रॉपर डिवीज़न होता है ताकि ये स्पोर आराम से बना ले जाए। इन स्पोर का काम क्या है, ये स्पोर क्या कहलाएंगे, आगे चल के ये कैसा काम करेंगे, इनका रोल क्या है और ये क्यों बनते हैं, ये सब मैं आपको अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। डिवीज़न होते हैं और किसके हेल्प से डिवीज़न होते हैं बच्चों, ये माइटोसिस के हेल्प से डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड होंगे, अभी तो आपको मैंने बताया कि डिवीज़न होगा इनका, ये डिवाइड करेंगे और स्पोम बनाएंगे। क्या बोला, ये डिवाइड करेंगे और स्पोम बनाएंगे, पर कैसे डिवाइड करेंगे, मियोसिस से होंगे कि माइटोसिस से होंगे, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये बच्चों माइटोसिस से होंगे। और लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा बताया था कि मियोसिस और माइटोसिस के बारे में डिफरेंस बताया था कि किसी में वो ब्रेक हो करके वो आइडेंटिकल होते थे और दो जैसे बन जाते थे। फिर क्या होता था कि एक में वो ब्रेक होते थे और 4 बन जाते थे और कोई भी आइडेंटिकल नहीं होता था, उल्टा उनका क्रोमोसोम नंबर बच्चों हाफ हो जाता था। ये बताया था ना मैंने आपको। पर इसको क्लियर करने के लिए कौन सा माइटोसिस है कौन सा मियोसिस है, आप हमारे लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर का पहला वीडियो पार्ट 1 जाके देखिए और समझ के आइए। और अगर इसको आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आगे चल के मैं आपको साइटोलॉजी पढ़ाऊंगी, उसमें आपको अच्छे से मियोसिस माइटोसिस सेल डिवीज़न चैप्टर है उसमें बताऊंगी। तो ए सेक्सुअल हमारा डिवाइड करके स्पोर बनाएगा बच्चों और वो माइटोसिस से बनाएगा। अब आप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, पहले ही गैमेट का फॉर्मेशन करेगा बच्चों, फिर ये गैमेट फॉर्मेशन प्लस जाइगोट फॉर्मेशन, गैमेट बनेगा और गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट क्या है बच्चों, गैमेट बनता है ना, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे कि गैमेट्स बनता है, फिर गैमेट जब फर्दर ग्रो करता है तो वो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट हमारा 2n होता है, ये आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू इनका गैमेट फॉर्मेशन प्लस जाइगोट फॉर्मेशन। और यहाँ पे एक फैंसी नेम दे दिए जाते हैं, कुछ नाम दे दिए जाते हैं, जैसे जाइगोट को यहाँ पे इन्होंने बोला है जाइगोस्पोर। जाइगोट को क्या बोला बच्चों, जाइगोस्पोर। वैसे ही ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्पोर को एक अच्छे सुंदर नाम इन्होंने नामकरण कर दिया है। इन्होंने ए सेक्सुअल स्पोर में कुछ स्पोर का नाम दिया है, जैसे कि कोनिडे, जूस्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर। अब ये कोनिडे क्या है, ये जूस्पोर क्या है, ये स्पोरेंजियो स्पोर क्या है, ये भी हम आगे की वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस ज़रूर करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, आप कोई भी क्लास अगर मिस करेंगे तो नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इंटरलिंक होती है। आज जैसे मैं हर चीज़ों का इंट्रोडक्शन बताते जा रही हूँ, उसके बारे में बताते जा रही हूँ, पर उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। पर अगर आप आज का ही वीडियो नहीं देखे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको कैसे समझ में आएगा, या अगर आज का ही वीडियो देख के आप नेक्स्ट वीडियो स्किप कर दिए, छोड़ दिए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है अधूरे ज्ञान का। तो मियोसिस से इनका अभी वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इनका जो ए सेक्सुअल था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों माइटोसिस से हो रहा था। ध्यान दिया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का माइटोसिस से हो रहा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों मियोसिस से हो रहा है। ध्यान दीजिए, देखिए मियोसिस से इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मैंने क्या बताया था कि अगर ये जो माइसीलियम है हमारा एरियली जो ग्रो किया है, ये अगर 2n है, जाइगोट में मैंने 2n बताया था ना बच्चों, अगर ये 2n है तो ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होगी। ये देखिए, समझ में आ रहा है आपको। अगर ये 2n है बच्चों, ये आपको बस इस पे गौर फरमाना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा हमेशा सेल नंबर हमारा जाइगोट हमेशा हमारा 2n होगा, तो ये हमारा सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होगा बच्चों, हमारा सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी होगा। और आपको वहाँ मैंने सेक्सुअल स्पोर की बात बताई थी, यहाँ पे मैं आपको ए सेक्सुअल स्पोर की बात बता रही हूँ बच्चों, कि अगर ये नंबर हमारा n होगा बच्चों तो ये हमारा ए सेक्सुअल होगा। इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, बस इतना ध्यान देना है कि अगर नंबर आप n देख रहे हैं सिंगल है तो वो हमारा ए सेक्सुअल है, और 2n देख रहे हैं डबल है तो वो हमारा सेक्सुअल स्पोर है बच्चों। तो ये एक सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है जिसमें n है, और वो हमारी सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी थी जिसमें 2n था। और ये बच्चों आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ये एक्सो भी हो सकता है, एंडो भी हो सकता है, मतलब कवरिंग के अंदर भी हो सकता है, कवरिंग के बाहर भी हो सकता है, ऐसा बताऊंगी। और ये गैमेट जो हमारे अंदर स्पोर है, कुछ उसमें मोटाइल भी होंगे, कुछ नॉन मोटाइल भी होंगे।
अब ये मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या होता है, अब इतना बेसिक आपको बताना पड़ेगा। मोटाइल मतलब जो मूव करते हो, चल सकते हो, और नॉन मोटाइल मतलब बच्चों जो ना मूव कर सकते हो। और साथ में ये एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, ये सब चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। आगे चल के जब हम इस स्पोर की बात करेंगे ना बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ये अभी तक हम लोग यहाँ तक तो पढ़ते चले आए हैं, पर स्पोर के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। तो वो स्पोर मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में उस स्पोर के गुणों के बारे में जानेंगे हम लोग, कि वो एक्सो है कि एंडो है, कि वो मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, कि वो एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है। और ये जो हमारा एन है ना बच्चों, मैंने क्या बोला कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा माइटोसिस से ही होता है। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका माइटोसिस होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों आपका मियोसिस होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर डिटेल में पढ़ते हैं तो ये होगा बच्चों प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मियोसिस मिल करके स्पोर बनाएगा। 3 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप बच्चों प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बारे में आप पढ़े होंगे, जब फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लाज्म, जब वो किसी सेल का प्रोटोप्लाज्म है, एक सेल सपोज हमारी ये एक सेल है, उसका प्रोटोप्लाज्म, ये एक सेल है और इसका प्रोटोप्लाज्म, जब दोनों प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा तो क्या होगा, प्लाज्मोगैमी। आराम से फिर से सोचिए, फिर से बोलिए, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। ये एक सेल है, इसका प्रोटोप्लाज्म, ये एक सेल है, इसका प्रोटोप्लाज्म, जब दोनों प्रोटोप्लाज्म मिलेंगे तो हमारा प्लाज्मोगैमी होगा बच्चों। फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लाज्म, ये हमारा एक सेल थी बच्चों, ये हमारी दूसरी सेल थी बच्चों, और ये मिलकर के हमारा फाइनल स्टेज बन गया। और जब 2 सेल मिल करके बच्चों, जब एक सेल है 2 सेल है, दोनों का जब प्रोटोप्लाज्म मिक्स होता है, जब जहाँ पे प्लाज्मोगैमी वाली कंडीशन आती है, 2 सेल का प्रोटोप्लाज्म मिलके जब एक सेल बनाता है, तो उस स्टेज को हम लोग डाई कैरियन स्टेज बोलेंगे बच्चों। तो मतलब डाई कैरियन स्टेज फॉलोड बाय प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय डाइकैरियन, मतलब जहाँ प्लाज्मोगैमी वाली कंडीशन आएगी वहाँ डाइकैरियन हमारा बन जाएगा। डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सेल थी, उसके अंदर एक न्यूक्लियस था, इतना तो आप जानते ही होंगे बच्चों। दूसरी सेल थी, इसका भी न्यूक्लियस था, इतना भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो जब एक सेल दूसरी सेल मिल करके एक बड़ी सेल हमारी बनती है, तो उसमें आखिर दोनों न्यूक्लियस हमारा आ गया है ना, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, डाइकैरियन हो गई। तो डाइकैरियन कब आती है, जब सिचुएशन हमारी प्लाज्मोगैमी होती है। अब हम जानेंगे कि मियोसिस और मियोसिस जब मिल ऑकर होता है और स्पोर्म बनाता है, ये चीज़ हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आगे। चलिए फंजाई के क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। थकिए मत, ये लास्ट टॉपिक है, बस इसके बाद रिवीजन करेंगे और क्लास ख़त्म कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की अगर बात किया जाए बच्चों, तो इसको एक ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में किया गया है, और बाकी फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़, ये सब भी पढ़ना है हम लोगों को। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को अलग क्यों किया गया बच्चों, कि इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल नहीं कर सकता है, इसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे बच्चों इम्परफेक्ट फंजाई, इसीलिए इसको कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई। समझ में आया आपको बच्चों। अब इसमें यहाँ पे हमने डिवाइड किया है, वहाँ सेक्सुअल स्टेज नहीं हो रही थी तो उसको अलग ही कर दिया हम लोगों ने ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू पाई जा रही है, कुछ लोअर फंजाई में होगी, कुछ हाइयर फंजाई में होगी। जो लोअर फंजाई होगी वहाँ एसेप्टेट होगा, मतलब सेप्टा आपको नहीं मिलेगा, वो उतना डेवलप नहीं है बेचारा, सेप्टा कहाँ से लाए, वो लोअर क्लास है ना, तो इसका मतलब लोअर से याद रखना है, वहाँ पे सेप्टेट होगा कंडीशन। अब हाइयर में सेप्टेट होगा, ये भी आपको याद रखना है। लोअर वाले कंडीशन में आपको
आपको फाइकोमाइसिटीज़ देखने के लिए मिलेगा और हायर कंडीशन में आपको एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडोमाइसिटीज़ देखने के लिए मिलेगा बच्चों। लोअर में फाइकोमाइसिटीज़ देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें आपको जाइगोमाइसिटीज़ और ओमाइसिटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, और यहाँ पे आपको एस्कोमाइसिटीज़ देखने के लिए मिल रहा है। एस्कोमाइसिटीज़ का दूसरा नाम बच्चों हम लोग सैक फंजाई कहते हैं। सैक मतलब एक थैला होता है, जब उसका स्पोर बच्चों एक सैक जैसे उसके अंदर होगा ना, तो वहाँ पे हम लोग सैक फंजाई कहेंगे। ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। तो एस्कोमाइसिटीज़ का नाम बच्चों सैक फंजाई होता है। बेसिडोमाइसिटीज़ को हम लोग पफ बॉल या मशरूम कह के भी बोलते हैं बच्चों। चलिए अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी से मेरा साथ दीजिए, जल्दी से मेरे साथ 5 मिनट रिवीजन कर लीजिए आप, फिर ताकि आपको मैं क्लास ओवर कर सकूं आपकी। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं बच्चों कि मैंने आपको बैक्टीरिया के बताया था कि मैंने आपको सबसे पहले मोनेरा के बारे में बताया था। बैक्टीरिया बताया था आर्की बैक्टीरिया में आपको बताया था कि हार्श हैबिटेट में रहता है। हेलोफिल्स को सॉल्टी एरिया कहा था। थर्मासिडोफिल्स को हॉट स्प्रिंग कहा था। मेथनोजेंस जो होता है वो रूमिनेंट गट में काउ डंग में पाए जाते हैं, जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, जिनको बायोगैस भी कहते हैं। ये मार्शी एरियाज में पाए गए थे बच्चों। फिर क्या हुआ था कि हम लोग पढ़े थे बैक्टीरिया के बारे में, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक कुछ होते हैं, जिसमें फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बताया था। और मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कौन शो करता है बच्चों? बैक्टीरिया शो करता है। हम लोग बैक्टीरिया शेप के बारे में पढ़े थे, कॉकस, बैसिलस, वाइब्रम और स्पाइरलम। कॉकस स्फेरिकल, बैसिलस रॉड शेप्ड, वाइब्रम कॉमन शेप्ड, स्पाइरलम हमारा स्पाइरल शेप था बच्चों। फिर हम लोगों ने कहाँ से शुरू किया था? मोनेरा में बात की थी कि बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है हमारे किंगडम मोनेरा के, और बैक्टीरिया क्या है वो मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी फंजाई की, जिसमें उसके हैबिटेट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन की बात की थी। ये हर जगह पाए जाएंगे, जिसका एग्जांपल रॉट ऑफ ऑरेंज, मशरूम, पक्सीनिया, रस्ट फंगाई। ईस्ट क्या था हमारा? यूनिसेलुलर एक्सेप्शन केस था। ये जब ब्रूइंग कहते हैं अल्कोहल के प्रोसेस को, बेकरी कहते हैं जब ब्रेड बनाते हैं, और टोडस्टोल हमारा पॉइजनस होता है बच्चों। फिर हैबिटेट हमारा ह्यूमिड जगह पे पाया जाता है, गर्म जगह पे रेफ्रिजरेटर में नहीं पाया जाएगा। इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों थ्रेड जैसा, फिलामेंटस थ्रेड लाइक इलोंगेटेड ट्यूब जैसा होता है, जिसको मिला के हम लोग बनाएंगे तो हाइफे बनेगा, और नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम लोग माइसीलियम कहेंगे बच्चों। और अगर सेपरेट बीच में वॉल्स नहीं है, बाउंड्री नहीं है, तो उसको ए सेपरेट कहेंगे, और वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है जिसको सिनोजेटिक कहते हैं। और ये सेपरेट होगा जिसमें बीच में बाउंड्री होगी बच्चों। फिर हमने आपको बताया था फंजाई मल्टीसेलुलर है, एक्सेप्शन हमारा ईस्ट था, और ये हाइफे बनाता है माइसीलियम, और ये फ्रूटिंग बॉडी अगर एरियली ग्रो कर रहा है तो वहाँ एरियल माइसीलियम की बात की थी हमने। फिर इसकी न्यूट्रिशन की बात की थी, जो सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक था। सेप्रोफाइटिक जो मोस्ट कॉमन होता है फंजाई में, और बच्चों ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को ब्रेक करके ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक में तोड़ता है। फिर बच्चों पैरासिटिक की बात की थी कि मोस्ट फंजाई हमारा ग्रो करता है। पैरासिटिक होता है किस पे? प्लांट्स पे और एनिमल्स पे, जिसमें प्लांट पे वो ज़्यादा कॉमन होता है, एनिमल्स में कम होता है। फिर हमने बात की थी सिम्बायोटिक है, जिसमें लाइकन केस पढ़ा था, माइकोराजा केस पढ़ा था, एंगल ऑफ एल्गल का और फंगाई का एसोसिएशन पढ़ा था। एल्गल फोटोसिंथेटिक में और फंजाई मिनरल ऑब्जर्वेशन में काम करती है। माइकोराजा में हमने बताया था फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। फिर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल होता है वेजिटेटिव में आपको फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बटिंग 3 टॉपिक याद रखने हैं, बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जानना है। जिसमें बर्ड का एग्जांपल हाइड्रा का मैंने ये आपको यहाँ पे दिया था। और ये एसेक्सुअल के कुछ फैंसी नाम याद रख लीजिए, जिसमें कोनेडे, जूस्पोर और स्पंजियो स्पोर आपको याद रखना है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ मियोसिस का केस आता है, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ माइटोसिस से प्रॉपर डिवीज़न होगा। ये देखिए माइटोसिस से डिवीज़न हो रहा है ताकि स्पोर का फॉर्मेशन हो पाए। सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन होता है, साथ में जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट को हम लोगों ने फैंसी नाम क्या दिया था? जाइगोस्पोर। फिर हमने मियोसिस सेक्सुअल स्पोर की बात की थी, जिसमें 2 केस आपको याद रखनी है, और आपको एसेक्सुअल स्पोर में N केस याद रखनी है, और ये माइटोसिस से बनता है, वो मियोसिस से बनता है, जिसमें आगे चल के हम लोग एक्सो है कि एंडो है कि मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, सेक्सुअल कि एसेक्सुअल है, इसके बारे में हम लोग
पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस और मियोसिस मिला के स्पोर बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, वो पढ़े थे। अब प्लाज्मोगैमी क्या था बच्चों, जब दो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन करवाते हैं तो वहाँ पे प्लाज्मोगैमी होती है और वो फॉलो करती है किसको, डाइकैरियन स्टेज को, मतलब दो न्यूक्लियस एक सेल में आ जाता है। अगर प्लाज्मोगैमी ना हो तो क्या डाइकैरियन स्टेज आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि प्लाज्मोगैमी ज़रूरी होती है बच्चों। और साथ में कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लाई, जब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है ना बच्चों, मतलब एक दो टू एंड कंडीशन आती है तो हमारा जाइगोट बनता है। अगर दो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है तो डाइकैरियन स्टेज बनती है। और अगर फ्यूजन ऑफ दो न्यूक्लाई, कैरियोगैमी मतलब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन, अगर जब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है बच्चों तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और मियोसिस मिलके हमारा स्पोर बनाती है। फिर हमने क्लासिफिकेशन फंजाई की पढ़ी थे, जिसमें डिटोरोमाइसिटीज को हम लोग कहे थे कि वहाँ पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी एब्सेंट रहेगी, इसीलिए उसको हम इम्परफेक्ट फंजाई कह दिए थे। और ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाएगी लोअर फंजाई में और हायर फंजाई में। ट्रू में एसेप्टेट फाइकोमाइसिटीज की बात की थी, जिसमें जाइगोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज बताएंगे हम आपको। और हायर प्लांट में सेप्टेट बात की थी, जिसमें एस्को और बेसिडो था। एस्को का नाम सैक फंजाई और बेसिडो का नाम पफबॉल मशरूम भी कहते हैं। बच्चों हमारी क्लास ख़त्म हो गई है, आप इसको प्लीज़ जाके, आपका होमवर्क है अच्छे से रिवाइज़ करना और जो भी पुराना पढ़ा है उसको भी रिवाइज़ करना। एंड प्लीज़ डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास भी आपको पढ़नी है प्रॉपर, कुछ भी मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। अधूरा ज्ञान लेके पेपर देने नहीं जाना है, हमारी बदनामी नहीं करानी है, अच्छे से पढ़ना है, हर क्लास अटेंड करना है। और सबसे ज़रूरी क्या है, हम और मेहनत करके और अच्छा पढ़ाएं। इसके लिए आपको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, खुद भी करना है, अपने दोस्तों से भी करवाना है, ज़बरदस्ती लाइक करवाना है, समझ रहे हैं। मतलब जितना लाइक बढ़ेगा उतना बढ़िया हम पढ़ाएंगे। बस इतना जानिए कि आपका लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे टीचिंग से। तो प्लीज़ बच्चों लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। अगर कोई आपकी चाची नानी लोग भी फ़ोन चला रही हैं एंड्रॉयड, तो भले ही उनके काम का हो ना हो पर आप शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय महाकाली एंड ऑल द बेस्ट।